गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम पढ़ रहे थे हिमनद के अपरदन और अपरदन से बनने वाले स्थल आकृतियाँ कि हिमनद जो है वो क्या होते हैं और हिमनद में अपरदन किस प्रकार से होता है और उनके अपरदन के कारण कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ बनती हैं, जिसमें अपन ने बहुत सारे स्थल आकृतियों के बारे में पढ़ा था, जैसे यू आकार की घाटी, हिम सोपान, ग्रीष्मरंग, हार्ण झील, टार्ण झील, सर्क, रोशमुटेनो, ये सारे बहुत सी आकृतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो हिमनद है, हिमनद के द्वारा जो अपरदन होता है, अपरदन के बाद जो अवसाद या हिमनद अपने साथ बहा करके ले जाती है, उनके निक्षेपण से कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ बनती हैं। तो बच्चों, जो हिमनद, जैसे अपन ने पढ़ा था कि हिमनद जो है वो नदियों की तरह ही होते हैं और गुरुत्व व आकर्षण बल के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही मंद गति से खिसकते हैं या आगे बढ़ते हैं। और जब ये खिसकते हैं तो ये चट्टानों को रगड़ते हुए अपघर्षण और सन्निघर्षण की क्रियाएं, अपघर्षण और उत्पाटन की क्रिया के द्वारा चट्टानों को अपर्दित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इनके निक्षेप जनित कौन कौन सी आकृतियाँ होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं हिमोड़। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी स्थल आकृति है जो कि इसके निक्षेप से निर्मित है। जो हिमनद अपने साथ जो बहुत सारे बारीक कण पदार्थों के लेकर के या बड़े बड़े शिलाखंड लेकर के आती है, इन पदार्थों को जब वो बहुत अधिक देर तक परिवहन नहीं कर सकती है तो इनका वह क्या कर देती है, निक्षेप कर देती है। निक्षेप से तात्पर्य है इन पदार्थों को जो हिम के साथ आए हुए पदार्थ है उनको वह छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है, हिमनद के नीचे, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जलोढ़ में क्या पढ़ा था कि नदी जब ऊपर से निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे पदार्थ जो है अपने साथ बहा करके लाती है। तो इन पदार्थों को वो नदी जब बहा नहीं सकती है तो यहाँ पर जमा कर देती है। तो यहाँ पर आकृति बनती है जिसको हम कहते हैं जलोढ़। जल से बनते हैं इसलिए वो जलोढ़ है, और ये हिम से बन रहे हैं इसलिए मैंने इन्हें हिमोड़ कहते हैं। जो कि हिमनद के साथ जो बारीक कण टुकड़े बह करके आते हैं, अवसाद आता है, वह परिवहित नहीं हो पाता है, तब हम उसे हिमोड़ कहते हैं। तो हिमोड़ जो है ये लगभग इस प्रकार की आकृति बनती है। ये भी जलोढ़ की तरह ही हिमोड़ की आकृति बनती है। इसको 4 भागों में बांटा हुआ, अंतिम या अंतस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, मध्यवर्ती हिमोड़, तलीय या तलस्थ हिमोड़। तो अब इसमें आप देखिए अंतिम या अंतस्थ हिमोड़। अंतिम या अंतस्थ हिमोड़ जो होता है जब हिमनद का अंतिम भाग पिघल रहा होता है, जैसे मान लीजिए ये हिमनद है, हिमनद का जब अंतिम भाग पिघल जाता है तो हिमनद का आगे बढ़ना प्रारंभ रुक जाता है। जैसे मान लो ये पीछे से हिमनद आ रही है और यहाँ पर हिमनद है, यहाँ से हिमनद पिघल गया तो क्या हुआ, आगे जो पानी ऊपर आगे जाता वो आगे नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि आगे हिमनद है। तो नदी हिमनद के साथ जो अवसाद था वो यहीं पर जमा हो जाता है, जिसको कि हम अंतिम हिमोड़ या अंतस्थ हिमोड़ कहते हैं। इस प्रकार के जो हिमोड़ होते हैं इनको हम बेसिन वाले प्रदेश या नौब भी कहते हैं। इनकी आकृति जो होती है अर्धचंद्राकार होती है और इन्हें अंतिम हिमोड़ कब कहते हैं, फिर से आप समझा देती हूँ। मान लो कोई हिमनद जा रही है बह करके और हिमनद के रास्ते में जो हिम है रास्ते में पिघल गई है। मान लो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो गए, किसी भी कारण से जो हिमनद था वो आगे जा कर के बर्फ़ की अवस्था में, और यहाँ किसी भी कारण से तापमान बढ़ गए। तापमान के बढ़ने के कारण यहाँ का जो चट्टानों के टुकड़े थे नदी के साथ, हिमनद के साथ, वो यहीं पर जमना शुरू हो जाएंगे, यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको कि अंतिम हिमोड़ कहते हैं। नदी का यानी कि हिमनद का पिछला हिस्सा से जो निक्षेप होता है उसे अंतस्थ हिमोड़ कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब आप समझ रहे हो, किनारे, यानी कि किसी भी हिमनद का जो किनारे हैं, किनारों पर जब हिमनद पिघल जाती है, जैसे मान लो यहाँ कोई बहुत बड़ा ये हिमनद है, ये 2 किनारे इसके, और ये हिमनद किनारों पर से जमना कम पिघलना शुरू हो गया, यानी कि हिमनद, ये बहुत बड़ा हिमनद बहता हुआ जा रहा है। हिमनद का ये हिस्सा जो है
पिघलने लगा है, तो हिमनद के किनारों पर जलोढ़ जो है जमा, ये हिमोड जो है, हिम के साथ आए हुए अवसाद जो हैं वो जमा हो जाते हैं। ऐसे जो निक्षेप होते हैं उसे हम पार्श्विक हिमोड कहते हैं। इस प्रकार से मध्यस्थ हिमोड पार्श्विक हिमोड हो गया। अब होता है मध्यस्थ हिमोड। इसमें मैंने बनाया नहीं बच्चों, मैं आपको लिख देती हूँ, समझा देती हूँ। मध्यस्थ हिमोड नाम से पता चल रहा है बीच का जो निक्षेप होता है। जब दो हिमनद आपस में आकर के मिलते हैं तो उनके जो पार्श्विक हिमोड जो होते हैं परस्पर मिल जाते हैं, जिसके कारण कि मध्यवर्ती या मध्यस्थ हिमोड बन जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ से एक हिमनद आ रहा है, यहाँ से एक हिमनद आ रहा है, ये दोनों हिमनद आकर के मिल गए हैं और इन हिमनद के जो पार्श्व है, किनारे हैं, वो पिघल चुके हैं। पिघलने के कारण क्या हुआ, इनके जो किनारे यहाँ पर आकर के मिल गए और मिलने से इनके साथ जो अवसाद था वो जमा हो जाता है। ऐसे निक्षेप को हम मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। एक है तलीय हिमोड, तलस्थ या तलीय हिमोड। आप देख लीजिए, नाम स्पेलिंग मैंने लिख दी है, तलीय या तलस्थ हिमोड। इस प्रकार के जो हिमोड होते हैं, ये इसमें क्या होता है, जो तली पर से जो हिमोड होते हैं उनके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हिम पिघल के आ रहा है और हिम के साथ साथ जो अवसाद है वो नदियों के पिघलने के कारण यहीं पर जमा हो जाता है। इस प्रकार के जो हिमोड होते हैं इन्हें तलस्थ हिमोड कहते हैं और हिमनद के नीचे बहुत सारे अवसाद का जमा हो जाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं ड्रमलिन। ये बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप इसे समझिए। नेक्स्ट है ड्रमलिन। हिमनद के जो निक्षेप से निर्मित स्थलक आकृतियों में यह सबसे महत्वपूर्ण स्थल आकृति होती है और ये ऐसा होता है जैसे हिमोड, जैसे मान लीजिए हिमनद बह के आ रहा है और हिमनद के साथ जो गोल पत्थर, नदी के साथ गोल पत्थर आते हैं जिसको हम सालिग्राम नाम से पुकारते हैं, गोल गोल पत्थर होते हैं। वैसे ही इस प्रकार के जो गोल पत्थर होते हैं इनकी आकृति बिल्कुल ऐसे बहुत सारे पत्थर जमा हो गए और गोल उल्टी नाव के समान आकृति हो जाती है। जैसे लगता है टोकरी के अंदर अंडे रखे हुए हैं, इस प्रकार की आकृति तो बहुत ही खूबसूरत आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार के जो हिमनद होते हैं, हिमनद जो निक्षेप होते हैं, ये क्या होता है कि हिमनद जो अपने साथ लाए हुए साइड में जो पार्श्विक हिमोड होते हैं उनके साथ जो गोल पत्थर होते हैं वह निक्षेपित होकर के इस प्रकार की आकृति यानी कि उल्टी टोकरी जैसी आकृति बन जाती है, जिसको कि हम ड्रमलिन कहते हैं। ये जो ड्रमलिन होते हैं 7 मीटर से 100 मीटर तक बड़े हो सकते हैं और इनकी ऊंचाई 7 से 40 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और कई बार तो ड्रमलिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसा लगता है 32 किलोमीटर तक ही लंबे हो जाते हैं। और ये जो इनकी संरचना होती है मुख्य रूप से गोल पत्थरों के द्वारा ही होती है, इसलिए इसे अंडे की टोकरी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं विशेष रूप से फिनलैंड है और नॉर्वे है, जो ठंडे देश, फिनलैंड है, न्यूयॉर्क है, ग्रीनलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्कॉन्सिन है, वहाँ पर इसके बहुत अधिक उदाहरण देखने को मिलते हैं। आप ये समझ, ये रहा अंडा, जैसे टोकरी रखी हुई है और इस पे गोल गोल पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसी आकृति को हम ड्रमलिन के नाम से पुकारते हैं और ये हिम इसके ऊपर से बह रहा है। अब है नेक्स्ट जो अपन देखेंगे बच्चों, वो आ रहे हैं ऐसी आकृतियाँ जो हिमोड और जलोढ़ यानी कि जल और हिम दोनों के निर्माण के द्वारा दोनों से बनती है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है एस्कर। एस्कर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आकृति है, जलोढ़ और हिमोड से निर्मित। ये ध्यान रखना है आपको, किसी न्यू टाइप में आपको इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहली बात ये हिमोड ये है
हिमनद के निक्षेप से निर्मित है। हिमनद के साथ साथ जल का भी इसमें सहयोग है बनने के लिए, इसलिए इसको महत्वपूर्ण स्थल आकृति मानते हैं और इसकी आकृति बिल्कुल सांप की तरह बनी होती है। इस तरह की आकृति होती है जो हिमानी और हिमोड़ के कारण, जलोढ़ के कारण इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। जब हिम जो होता है, मान लीजिए यहाँ से हिम बह के जा रहा है, हिम के पिघलने से जलधाराएँ, बहुत सी जलधाराएँ बन जाती है और हिम के साथ जितने भी अवसाद होता है वो उसमें, जैसे मान लो ये हिम बह के जा रहा है और जैसे हिम पिघला तो इसके साथ जो अवसाद था वो इकट्ठा हो गया, फिर यह किसी भी कारण से पिघल गया, पिघल करके आगे बढ़ा, फिर से जम गया। तो इस प्रकार से तरह तरह के हिम आकृति बन जाती है जो बार बार से हिम के पिघलने और उसके कारण इस प्रकार की आकृति बनती है। जो कैटल हम्मा किस प्रकार के जो आकृति होती है, ये गर्त या डिप्रेशन की आकृति बन जाती है। जैसे अपन ने देखा ना ड्रमलिन, ड्रमलिन तो इस प्रकार की आकृति है। कैटल या कैम जो है ये इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें कि हिम पिघल जाता है और जिसमें कैटल में अंदर अवसाद जमा हो जाता है। आपका बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस प्रकार जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अंतिम हिमयुग जो था प्लीस्टोसीन था, जो कि 10 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और लगभग 9,91,000 वर्ष तक रहा था। इसके बाद में ये हिमनद जो है समाप्त हुआ, अंतिम हिमयुग था। अब आपको बच्चों मैंने जी पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसके अपर्दन और निक्षेप से बनने वाले आकृतियों को विद डायग्राम आप लिख के, अब अपन जब 15 जनवरी के बाद अपन जब मिलेंगे तो आप मुझे सारा होमवर्क चेक करवाएंगे।